और हम बात करेंगे हामिद मीर साहब से, जिनके स्टूडियो में हम पिछले 3 दिनों से बैठे हुए ये शो कर रहे हैं और आज हमने उनको गेस्ट बना दिया अपना। टॉक के मेजबान मीर साहब, सबसे पहले तो वेलकम to the studio. हम पे studio. How does it feel to be on the other side of the table? हुमा, ये बड़ा ही अहम सवाल किया आपने। अभी मैं पता क्या सोच रहा था, पहली दफ़ा मैं इधर बैठा हूँ, आप मेरी जगह पे बैठे हुए हैं जी, तो मैं बहुत सी शक्लें मेरी तस्वुर में घूम रही थी। How they must feel? इधर बैठने वाले अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अच्छा, और फिर बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे तो प्राइम आपकी फिर हम सीट जरा इधर, तो मैंने कहा उधर जो बैठने वाला है वो अपनी जगह पे रहता है। फिर आपकी सीट हम इधर खींच लेते हैं अगर आप ये नहीं करना चाहते। समझ नहीं आ रहा, हम इसको पावर ऑफ सजेशन लें या आपके इरादे कहें या क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। आप ऐसा ना, आप ज़फरुल्लाह जमाली साहब, पहला शो था जो कैपिटल टॉक का, उसके वो मेहमान। मेरा ख्याल है जितना इमरान खान साहब ने आपको इंटरव्यू दिया है, इतना शायद ही किसी और को दिया होगा। It was a permanent feature of Capital Talk for years. तो ये कसूर आपका हुआ बेसिकली। अच्छा, अब आपने एक सवाल ऐसा कर दिया तो मैं अपनी वजाहत तो करूँ ना। ये तो आप मुझे डिफेंस करना ना। अब आपने मेरे पे एक इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये तो ये इस कुर्सी का कमाल है कि अब आप डिफेंसिव पे आ गए। आप डिफेंसिव पे आ गए। ये हुआ कि इमरान खान साहब ने 2002 की असम्बली में वजीर आजम के इलेक्शन वाले दिन उन्होंने वोट दिया मौलाना फजलुर रहमान को, वजीर आजम का वोट दिया। तो मुझे उस दिन शाम को जमैमा बीबी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा ज़रा इमरान खान को आज शो में बुला लें ताकि वो थोड़ी वजाहत कर दे ये उसने क्या कर दिया। तो खान साहब आए। मैंने उनको कहा कि मेरे तो 3 गेस्ट जो है वो ऑलरेडी कंफर्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको मैंने कहा अच्छा एक सेगमेंट के लिए बुला लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 गेस्ट थे, चौथी कुर्सी खान साहब की लगाई और उन्होंने आगे कहा कि मैंने असल में मौलाना फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया, मैंने तो मुशर्रफ के खिलाफ वोट दिया। अच्छा, ठीक है, ये उनकी वजाहत थी। और जब सेगमेंट ख़त्म हुआ तो अब मैं उनको तो ये नहीं कह सकता ना कि आप प्लीज़ उठ के चले जाएं, ठीक है ना। तो की तरफ देख रहा हूँ कि थैंक यू कि एक ही सेगमेंट की अंडरस्टैंडिंग तो वो कह रहे हैं कोई नहीं यार मैं इधर ही हूँ, मैंने बैठ ही गए। उनको भी पता था कि इसका क्या कमाल हो सकता है। वो वाली बात आ गई, असेंबली तोड़ने वाली, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था कि कोई नहीं यार मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो इधर ही हूँ। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले जमाली साहब आए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। चौधरी शुजात साहब फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। शौकत अजीज साहब बहुत आते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। राजा परवेज अशरफ साहब का तो पहला टॉक शो था जिस दिन मुझे दुबई से फ़ोन किया बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, ये मेरे राजा साहब आ रहे हैं, ज़रा हाथ हल्का रखिएगा। मीर साहब फिर इन फ्यूचर आप ये याद रखना कि आपको इस कुर्सी पे हम दोनों ने बिठाया है, वरना ऑब्वियसली आपने तो इधर नहीं बैठना था। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल, मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ। अच्छा, साथ ये भी हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई अच्छी चीज़ नहीं। आप देखें अच्छी चीज़ तो है, लेकिन हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी आजकल ट्रंप साहब बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो अब ज़रा सोचे कि ट्रंप साहब जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहाँ से अगवा करके न्यूयॉर्क ले गए, तो वो जिस बंदे की तारीफ करेंगे तो उसके लिए कितने मुश्किल हालात होंगे। अच्छा, इज ही गोइंग टू स्टॉप देयर? ये बात भी आपसे यही करनी है कि सदर ट्रंप के क्या प्लान्स हैं, मतलब वेनेजुएला, देन देयर इज लैटिन अमेरिका, और वो ये कोई छुपी बातें नहीं है, वो बड़े आराम से धड़ल्ले से बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड को पेशकश कर रहे हैं। वेयर इज इट ऑल दिस गोइंग? देखें, ये बाकायदा ट्रंप डॉक्ट्राइन जो है, जिस पर के आजकल अमेरिकन अखबारों में बड़ी तनकीद हो रही है, ब्रिटिश प्रेस उस बड़ी तनकीद कर रहा है। ये जो ट्रंप डॉक्ट्राइन है, इसको बाकायदा नवंबर 2025 में ट्रंप ने बाकायदा अनाउंस किया है। ये 24-25 सफ़े का डॉक्यूमेंट है और मैं इसीलिए इसको लेके भी आया हूँ। मैंने भी इस पर थोड़ी दिन पहले बात की थी। ये जो डॉक्ट्राइन है, ये तो अगर आप पढ़ेंगे एक दफ़ा तो आप सोचेंगे कि यार इस दुनिया का मुस्तकबिल क्या, क्योंकि इसमें ट्रंप साहब ने कोई लिगी लपटी नहीं रखी। वो साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी तेल और गैस के और कोयले के और नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी ज़खायर हैं वो अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। और हम अपने किसी मुखालिफ को ये इजाज़त नहीं देंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं इस पर हमारा कोई ओपोनेंट जो है उसका कंट्रोल हो, आसपास भी नज़र नहीं आना चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेटेड है, इस डॉक्यूमेंट में स्टेटेड है कि इजराइल की सिक्योरिटी इज़ आवर प्रायोरिटी। और फिर इसमें ईरान का जिक्र है, चाइना का जिक्र है, रशिया का जिक्र है। तो ये तो वेनेजुएला में सिर्फ उन्होंने एक कहते हैं ना झलकी दिखाई अपनी, एक उनका ट्रेलर है
और Picture जो पूरी बाकी फिल्म है है वो चलेगी मिडिल ईस्ट में और ईरान में। सर दुनिया, लेकिन जाहिर है दुनिया की जो दीगर पावर्स हैं, अगर रशियन तेल की बात करें वो कहते हैं जो खरीदेगा 500% टैरिफ लगाएंगे, या चाइना जाहिर है खामोशी से ऑब्जर्व भी करता है, देखता भी है, अपनी उसकी स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ होने देंगी ये पावर्स विच आर आल्सो रियली इंपॉर्टेंट इन दिस न्यू वर्ल्ड? देखें, बिल्कुल ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब इन पावर्स के बड़े स्टेक्स हैं इस पूरे रीजन में, जिस रीजन में आप और मैं बैठे हैं। बिल्कुल। अब या तो ईरान, रीजन डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है, मुजाहरे शुरू हो गए हैं जी बिल्कुल, हलाकतें और भी हुई। जो रजा पहलवी साहब हैं जो वेस्ट में बैठे हुए हैं वो ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी 45 बंदे मारे गए हैं। ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे, उसमें लोग मारे जा रहे हैं और रजा पहलवी साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं ट्रंप का। और नेतन्याहू साहब जो हैं वो ईरानियन लोग जो हैं उनको एड्रेस करते हुए उनके पर्शियन फारसी ज़ुबान के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो उर्दू के भी अल्फाज हैं। which we could understand, हाँ। आज़ादी, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो आज़ादी का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगता ये है कि ट्रंप साहब ने फैसला कर लिया कि उन्होंने ईरान में रजीम चेंज करना है, कि हर कीमत पे करना है। पहले भी पिछले साल भी जो इजराइल ने अटैक किया तो फ़ौरन ट्रंप साहब ने भी अटैक कर दिया ईरान पर। अब दूसरी तरफ हम बैठे हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ क्योंकि ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात आजकल ठीक नहीं हैं, तो जो ट्रंप साहब हैं वो एक जो बूढ़ी अम्मा नहीं होती उसकी तरह ताने मारते हैं उसको, मोदी को। बिल्कुल कोई मौका हाथ से नहीं जाने मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो वो मोदी जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो भी एक अम्मा है और इंतज़ार करिए कि मैं इसको कब ताने का जवाब दूंगी। लेकिन हमें उनकी तारीफ जो हमारी तरफ आ रही है आजकल, जो कि बड़ी अनयूजुअल है आफ्टर मे लास्ट ईयर, उसका खमियाजा भी हमें शायद देना पड़े। देखिए वो हमने 2 काम ऐसे किए हैं कि जिससे मेरे जैसा आदमी जो है, मैं तो बड़ा मुतमिन हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा मुतमिन, मेरे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। 2 काम ऐसे हुए हैं। पहला ये कि जब शर्मुल शेख में ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की तो हमारे सारे जो है ना कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है भाई? क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रंप जो है वो शर्मुल शेख में खड़ा होकर अगर तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे उस दिन गज़ा पीस प्लान का ऐलान हुआ तो ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जाए। तो अगर पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जाती तो क्या होता? और मुझे इतने जो अरब जर्नलिस्ट थे उन्होंने कांटेक्ट किया, ज़ाहिर बात है हम लेबनान, गज़ा, सीरिया, इन सब इलाकों में जाके वॉर कवर करते रहे हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट हैं, वो लोग कहते हैं भाई क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक ऐलान कर दिया कि हम अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेज रहे। फिर जब ट्रंप ने वेनेज़ुएला में ये ऑपरेशन किया, एक एडवेंचर किया, तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर इसकी मजम्मत कर दी और कहा जी कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। इससे पता चल गया कि हमने ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रखे हुए हैं, हम उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम उनकी डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। और उनका ये जो ट्रंप डॉक्ट्राइन है जिसका मकसद ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी तेल के और गैस के ज़खायर हैं उस पर कब्जा करना। हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर भी कायम हैं और साथ ही हम चाहते हैं हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हैं। लेकिन सर ईरान के सिचुएशन को हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा। मतलब आपको लगता है कि ये सेटल हो जाएगा इस दफ़ा मामला? पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, मगर ज़ाहिर है 45 अफराद की हलाकत की अभी ताज़ा इत्तलात हैं, या फिर 2026 में कोई तब्दीली हमारे खित्ते में पर्टिकुलरली ईरान को लेके आपको लगता है आ जाएगी? देखें ये एंड हमारा क्या रिएक्शन होगा? देखें ये बहुत ही एक नाजुक सवाल है। हाँ ये नाजुक है, हम इसलिए मोहतात जवाब और देंगे मैं भी इसको। बहुत मुहतात ब्रीफली जवाब कर दूंगा। लेते हैं इसको, देखें जी। मैं भी बड़ा मुहतात जवाब दूंगा। देखें ईरान हमारा हमसाया है, वहाँ पे अगर होती है रजीम चेंज के नाम पे खाना जंगी शुरू हो जाती है, खुदा ना ख्वास्ता, उसके बराह रास्त असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे कैसे मुरतब होंगे कि वहाँ पे जो हुकूमत आएगी उस पे किसका असर होगा? उस पे असर होगा इजराइल का, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अमेरिका की जो CIA है उसका वहाँ पे नेटवर्क इतना मजबूत नहीं है। ईरान की जो मुसाद है खुफिया एजेंसी, उसका नेटवर्क वहाँ पर बहुत मजबूत है और उन्होंने बंदे जो हैं उनके हर जगह पे प्लांट किए हुए हैं। पिछले साल जो असैसिनेशंस हुई ईरान में, मतलब कितनी स्मूथ असैसिनेशन ठीक है। थी कि वो अंदर ही थे। तो ट्रंप जो है वो डिपेंड करता है इजराइल पे।
अब इसराइल जो है वो अगर वहाँ पे रजीम चेंज लेके आता है और बिल्कुल पाकिस्तान के हमसाये में मुसाद जो है ऑपरेट करती है, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा होगा रॉ को, इंडिया को फ़ायदा होगा। अब इंडिया ऑलरेडी जो है वो उस रास्ते से कुलभूषण यादव को पाकिस्तान भेज चुका है, और कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो हमें सब बता चुके हैं कि वो ईरान कैसे आए और वहाँ क्या करते रहे, और ईरान में एक ऐसी रजीम की नाक के नीचे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे जो रजीम उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब अगर रजीम भी उनको सपोर्ट करने वाली आ जाएगी तो फिर क्या होगा? एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में साजिशें हो रही हैं, वो भी हमसाया है, दूसरी तरफ ईरान में साजिशें, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान उस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा जिसके तहत ईरान में एक रजीम चेंज होगी, और वो जो रजीम है वो इस खिते में अमेरिका को कहेगी कि भाई यहाँ पे जो अब ईरान का तेल है ना, बस ये अमेरिकन ऑयल कंपनीज की दस्तरस में आ गया, आप बेफिक्र हो जाएं और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इससे पूरे खिते में जो डिस्टेबलाइजेशन पैदा होगी, आप देखें जो एक इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला किया, ये 2-3 मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये गल्फ ऑफ अदन जो है ये उस पर कंट्रोल की लड़ाई है, और उसमें 2 हमारे जो गल्फ के ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी पहले से प्रॉब्लम चल रही है। अब इसमें तुर्की भी आ जाएगा, क्योंकि तुर्की जो है वो सोमालिया में उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो सर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक आलमी जंग की तरफ मेरा ख्याल है अब्दुल्ला साहब, मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि मेरा ख्याल गलत साबित हो जाए, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं, जो जिन डेवलपमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें ले जा रही हैं तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ, क्योंकि इसमें अब जो रशिया है, रशिया ये बर्दाश्त करेगा कि ट्रंप की धमकी कि जो रशिया से तेल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। तो आज तो जो पुतिन साहब हैं उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी आ गया जिसमें वो यूरोप के अवाम को कह रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे जो हुक्मरान है, तुम्हारी ये लीड जो है, ये तुमसे टैक्स लेके तो तुम्हारे ही खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसका खमियाजा आप लोग। और अगर अपने बैकयार्ड में चाइना को ये नहीं भा रहा कि वेनेजुएला चाइना के अमेरिका को ये नहीं भा रहा कि वेनेजुएला चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था तेल, और चाइना का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला पे बढ़ रहा था, तो वो चाइना ये बर्दाश्त कर लेगा कि ईरान इस खित्ते में या चाइना के बैकयार्ड में इस तरह अमेरिका मुदाखलत करे? ये भी अब ये जो ट्रंप ने किया है इसके बारे में जो 2 पॉसिबिलिटीज़ पे बड़ी बहस हो रही है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुस के उसके प्रेसिडेंट को अगवा कर सकता है तो कल को चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेगा। हाँ, इधर जाएगी यूनाइटेड नेशन, हर मुल्क को ये अब तो अच्छा इसी तरह जो पुतिन साहब हैं वो जेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उसको कहीं से उठा के ले आएगा मॉस्को में, तो क्या करेंगे ट्रंप? और जस्टिफाइड होगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट से एक्सेट हो गया। हाँ, तो इसलिए ये ऐसा लगता है कि हम एक 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक अब रबड़ स्टैम्प भी नहीं रही। पहले तो रबड़ स्टैम्प थी ना, अब वो रबड़ स्टैम्प भी नहीं रही, और ट्रंप ने कह दिया कि आई डोंट नीड एनी इंटरनेशनल लॉ। वो तो खैर हमेशा से कह रहे हैं। ये तो बातें चलती रहेंगी। गुड टू सी यू विदाउट अ सूट टुडे। आप क्या करते हैं सुबह? इस टाइम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग स्टार्ट। अभी मैं जो आपकी वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैंने कहीं जाना है। आपने जाना है क्योंकि कल आप जिस जगह पे थे, हाँ आपके साथ, आप मेरे साथ रात को, वहाँ पे एक फैसला हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस की एक क्रिकेट टीम बनेगी। जी जी बताया, और उसका मुकाबला होगा मीडिया की टीम के साथ। अब उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि मीडिया की टीम में सिर्फ एंकर्स होंगे। नहीं, हमें और सपोर्ट भी, हमें अपना सपोर्ट चाहिए तो इसके अलावा। अब अगले हफ्ते एक मुकाबला होने वाला है, एक मैच होने वाला है पार्लियामेंटेरियंस की टीम का और मीडिया की टीम। सो मीडिया की टीम में फिर एंकर्स हैं या बाकी लोग? मैं तो कहता हूँ कि एंकर्स और जर्नलिस्ट होते ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स को भी होना चाहिए, रिपोर्टर, हर रिपोर्टर एंकर हो सकता है, हर एंकर रिपोर्टर नहीं हो सकता, और प्रोड्यूसर्स को भी होना चाहिए। और जो हमारी जो जियो की क्रिकेट टीम है उसमें जो शहजाद इकबाल साहब के तीनों बल्कि प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छा उसके मेंबर हैं। हमारे पास भी वहाँ हमने अपनी जो टीम बनाई हुई है इसमें प्रोड्यूसर, रिपोर्ट, जो अच्छा खेलता है बस आ जाओ। मीर साहब थैंक यू फॉर डॉट्स फॉर अस, सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस यूज योर स्पेस एज वेल। वंस अगेन